वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था अकाउंटेंसी में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसका आज हम लोग एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रखेंगे जो ज्यादा समय का ना होते हुए 10 से 15 मिनट की क्लास ही हम रखेंगे। और कल की क्लास में हम लोग रेगुलरली अपनी जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, नियर अबाउट 40 टू 45 प्लस अकाउंटिंग टर्म्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हमारा ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा कि अकाउंटिंग टर्म्स में हम कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे, और उनमें से भी हम एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म जिसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। जी, ये है चैप्टर नंबर 2, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में हम किन किन टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप किसी चैप्टर को स्टडी करते हैं या चैप्टर को रीड करते हैं, तो एक चीज को हमेशा नोट डाउन करके रखिएगा, आप जो है ना माइंड के अंदर, क्या कि आपको पेन कॉपी लेके बैठना है। जो भी बातें मैं बोलता हूँ, समझाता हूँ, अदर देन द गिवन टेक्स्ट, यू शुड नोट इट डाउन। आपको उसको नोट करना है ताकि वो बाद में आपके एज ए नोट्स आपको हेल्पफुल रहे। इवन दो मैं ये वीडियोस जो है यूट्यूब पर अपलोड भी कर देता हूँ, वहां से भी आप इन वीडियोस को रीगेन कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, रिकैप्चर करके वहां से इनको स्टडी कर सकते हैं। चैप्टर 2, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हमें जानना है कि कौन कौन से बेसिक हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, कौन कौन सी टर्म्स है जिनको पढ़कर हमें यहाँ जो है ना ये बात पता लगेगी कि भाई हम किन किन टर्म्स के बारे में सीखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर। एक बात और मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, देखिए ये बुक्स जो मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों ने बुक्स परचेज कर ली हैं देन इट इज ओके, अगर नहीं परचेज की हैं तो अमेजोन से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली आप ऑथर्स को रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज गिव माय रेफरेंस, वो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर आपको ये बुक आपको आपके डोर स्टेप तक अवेलेबल करवाएंगे। ये बुक जो है ना अपने आप में एक कंसोलिडेटेड बुक है, जिसमें आपको कहीं और दूसरी जगह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ईच एंड एवरीथिंग आर अवेलेबल इन दिस बुक। चैप्टर 2, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। जीएसटी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, कितने प्रकार का होता है, विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट ट्रांजैक्शंस पर ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, इन टर्म्स को हम बेसिकली यहाँ डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर हम लोग बात करेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर, लॉस, गुड्स, प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, इक्विटी, इवेंट, एंट्री, नेटवर्थ, एंटिटी, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स और रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक और इन्वेंट्री, परचेजेस, सेल्स, डिस्काउंट, वाउचर अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, रिसीवेबल्स, पेबल्स, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स रिकवर्ड, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, बैलेंस शीट, बुक वैल्यू, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऑपरेटिंग साइकिल, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नियर अबाउट हम लोग 40 प्लस ट्रांजैक्शंस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इन ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यू करने से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स इस चैप्टर में बेसिकली यूज हुए हैं। की टर्म्स जो कि इस चैप्टर में मेन तौर पर आपको बार बार देखने को मिलेंगी, उनमें सबसे पहली टर्म जो रहेगी हमारी, दैट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मींस दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। कैश या गुड्स की फॉर्मेट में, गुड्स इन द सेंस ऑफ इट कैन बी एनी एसेट, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, किसी भी टर्म में यदि वो पैसा या पैसे के इक्विवेलेंट
कुछ भी चीज बिजनेस में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज कैपिटल, एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज जनरली मेड बाय द प्रोप्राइटर। ये इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रोप्राइटर और ओनर के द्वारा, जो कि बिजनेस के मालिक होते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी, दे आर सेपरेट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलग हैं। हम बिजनेसमैन की ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, दे आर टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, क्योंकि वो उनकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं। और यदि कोई बिजनेसमैन बिजनेस के पैसे से कोई ट्रांजैक्शन करता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, जिसको हम बेसिकली ड्रॉइंग्स के नाम से जानते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम जरूर रिकॉर्ड करके चलेंगे। यहां पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी, दैट ऑल आर टू बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेसमैन। नोट इट डाउन, इस बात को आप नोट करके चले। अकाउंटिंग एंटिटी में दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, बट इन द केस ऑफ लीगल एंटिटी और इन द आईज ऑफ लॉ, बोथ आर द सेम। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द सेम। यदि बिजनेस आपके साथ कोई चीटिंग करता है या बिजनेसमैन आपके साथ कोई चीटिंग करता है, तो यू विल मेक द फाइल अगेंस्ट द बिजनेस और द बिजनेसमैन। तो उस कंडीशन में इन द आई ऑफ लॉ बोथ आर द सेम। ये ध्यान रखिएगा, ये नोट करके चलिएगा आप ये बात। सेकंड पॉइंट है ड्रॉइंग्स, जो हम यहां पढ़ेंगे। कैश, गुड्स और एसेट्स withdrawn by proprietor for personal use, that is to be termed as drawings। उसे हम ड्राइंग्स के नाम से यहां जानते हैं, वो ड्राइंग्स कहलाती है हमारी, ठीक है, that is to be called as drawings। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? लीगल राइट्स और द प्रॉपर्टी owned by a business to which some monetary values can be attached। यानी वो सारी एसेट्स, वो सारी प्रॉपर्टी जिन पर आपका लीगल राइट हो या जिनको आपने खरीदा हो, किसके लिए? बिजनेस के लिए, कुछ मॉनेटरी वैल्यू पेड करके, वो आपकी क्या कहलाती हैं? एसेट्स कहलाती हैं। एग्जांपल के तौर पर, यदि आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो दैट लैपटॉप इज योर पर्सनल एसेट, तो वो आपकी संपत्ति है। यदि आप पेन, नोटबुक या किसी प्रकार का मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो आपकी एसेट है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज योर एसेट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लायबिलिटीज, जिसके बारे में हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। अब ये अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस किसको? जनरली हम दो प्रकार से लायबिलिटीज पेड करते हैं, तो इंटरनल पार्टीज को और एक एक्सटर्नल पार्टीज को। ध्यान रखिएगा, इंटरनली जब हम लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ योर इंटरनल लायबिलिटी, जिसका एग्जांपल अगर हम देखें तो कैपिटल इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट वन। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बारे में, तो दोज लायबिलिटीज आर टू बी पेड बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर्स, लाइक बैंक लोन या किसी फ्रेंड्स का लोन या किसी क्रेडिटर का पैसा। ये आप जब पेमेंट करते हैं, दैट इज टू बी नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में, फिलहाल हम एक बेसिक आउटव्यू देख रहे हैं। ये की टर्म्स है जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस बेसिकली मींस कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए जो भी आप खर्चा करते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज योर एक्सपेंस। ये एक्सपेंसेस हम फर्दरली क्लासिफाइड करेंगे इन द डिफरेंट कैटेगरीज। लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं तो एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, एज वेल एज देयर कैन बी अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन सब टर्म्स के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा। फिलहाल केवल एक बेसिक पॉइंट कि एक्सपेंस होता क्या है, दैट इज कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट द रेवेन्यू। नेक्स्ट है इनकम। इनकम क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इन एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज टू बी कॉल्ड एज इनकम। इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है? ध्यान रखिएगा, जितना भी आपके पास रेवेन्यू होता है उसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल एक्सपेंसेस, दैट इज टू बी कॉल्ड एज योर इनकम। उसे आप इनकम के नाम से जानते हैं। इन द बिजनेस टर्म इनकम को हम नेट प्रॉफिट भी बोल देते हैं। इनकम को क्या बोल देते हैं? नेट प्रॉफिट। कितना आपको नेट इनकम हुई है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज इनकम और द नेट प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, आप नोट करके चलिएगा अल्टरनेटिव वर्ड्स में क्या बता रहा हूं इनके लिए। नेक्स्ट है अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? देखिए अकाउंट के बारे में तो हमने यूनिट 1 चैप्टर 1 में बड़ा डिटेल में पढ़ा था और बेसिक मीनिंग मैंने आपको इसको अटैच किया था क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 के साथ, कि आप 6th ऑनवर्ड अकाउंट का मीनिंग समझना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि आजकल तो आप देखें तो फर्स्ट क्लास से अकाउंट का मीनिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। अकाउंट का बेसिक मतलब होता है, इन इंग्लिश इट इज टू बी नोन एज नाउन एंड इन हिंदी इट इज टू बी नोन एज संज्ञा। जैसे कि आप बोलते हैं नाउन क्या होते हैं? द नेम ऑफ द प्लेस, थिंग्स, दैट इज टू बी कॉल्ड एज नाउन।
ऐसे ही संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही अकाउंट क्या होता है, इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द सिमिलर नेचर एट वन प्लेस, दैट इज टू बी नोन एज अकाउंट। जैसे कि मिस्टर राम का अकाउंट, मिस्टर श्याम का अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब क्या है, हमारे पार्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन है, या नेम ऑफ द थिंग्स है, या नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर जो ना ऑब्जेक्ट है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अकाउंट। उसे हम अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो अकाउंट क्या है, इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस अंडर ए पार्टिकुलर हेड, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अकाउंट। और इनको हम पार्टिकुलरली जिस बुक में मेंटेन करके चलते हैं, उस बुक को हमने किस नाम से पढ़ा था, दैट बुक इज टू बी नोन एज लेजर बुक, उसे हम लेजर बुक के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में यदि हम बात करें तो ट्रेड मींस व्यापारिक, रिसीवेबल मींस प्राप्तियां, व्यापारिक प्राप्तियां, यानी जो भी पैसा आपको बाहर वाले लोगों से रिसीव करना है या रिसीवेबल है, उसे कहते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स। द अनदर नेम ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इज अकाउंट्स रिसीवेबल, इसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से भी जानते हैं। नाउअडेज दिस नेम इज नॉट टू बी इन द पैरा, मतलब कॉमन पैरालाइंस, ये प्रचलन में नहीं है, ये आजकल इसको हम नहीं लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर ये वर्ड आपको अकाउंट रिसीवेबल के नाम से मिल जाए तो इट डायरेक्टली मींस टू अकाउंट्स रिसीवेबल मींस ट्रेड रिसीवेबल। इसमें बेसिकली दो आइटम्स हम इंक्लूड करते हैं, दो पर्सन हम, दो पार्टिकुलर टर्म्स हम यूज करते हैं इसके अंदर, एक तो डेटर्स, दूसरा बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ध्यान रखिएगा, दोज आर कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स, व्यापारिक भुगतान। पेबल्स, पेबल जिनको कि हमें पेड करना है, या जिनको हमने उधार में सर्विसेज जिनसे ले रखी हैं और उनको अब पैसा पेड करना है। अमाउंट पेबल अगेंस्ट गुड्स परचेज एंड सर्विसेज टेकन ऑन क्रेडिट, उधार में या तो आपने सामान खरीदा है या सर्विसेज ली हैं और उसके बदले में जो भी आपको पेड करना है, दैट इज टू बी नोन एज ट्रेड पेबल्स। जैसे ट्रेड रिसीवेबल को हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, वैसे ट्रेड पेबल को हम अकाउंट पेबल बोलते हैं, अकाउंट पेबल। और इसमें भी हम दो टर्म्स यूज करके चलते हैं, एक तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स प्लस बीपीज, बिल्स पेबल, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ये तो हुई बात हमारी जो कीवर्ड्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो मेन वर्ड रहेंगे, और पूरे जो ना अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर इन्हीं के साथ हम लोग खेलेंगे, इन्हीं से अपना जो ना पार्टिकुलर टर्म्स को डिनोट करते हुए अकाउंट्स मेंटेन करते हुए चलेंगे। यहाँ एक छोटा सा नोट दिया गया है जिसको मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, दैट इज रिगार्डिंग टू द अकाउंटिंग एंटिटी, व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग एंड व्यू पॉइंट ऑफ लॉ। अगर व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग में देखते हैं तो बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटीज एंड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेसमैन। और फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लॉ देखते हैं तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द सेम एंटिटीज, दोनों एक ही एंटिटी होती हैं, सेम एंटिटी होती हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आज की हमारी जो पहली टर्म रहेगी जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। जीएसटी बेसिकली मींस वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर, दैट इज टू बी कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं बेसिकली इंडिया के अंदर बहुत सारे टैक्सेस जो हैं इंप्लीमेंट किए गए, उन टैक्सेस से कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन रहा, उन कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स को एज एन इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, नोट करें इस बात को, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लिवाइड हुआ इंडिया के अंदर ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके ऊपर ये लगता है बेसिकली, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टैक्स स्लैब्स, इनको अलग अलग टैक्स स्लैब में बांटा गया है, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। मेन पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी वाज टू रिप्लेस द वेरियस टैक्सेस। इसका मेन पर्पस जो था कि डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस थे, ओल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम्स, उनको रिमूव करना था, लिवाइड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, उनको रिमूव करना था। और ये टैक्स इंडिया में कब इंप्लीमेंट हुआ, 1 जुलाई 2017 को ये इंप्लीमेंट हुआ, 1 जुलाई 2017 में इंप्लीमेंट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात करें तो सपोज 20,000 रुपीज जीएसटी इज कलेक्टेड, देन 10,000 विल बी shared by the central government and remaining will be shared by the state government.
ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने रखा कि जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा लगाया जाता है। तो जीएसटी को लगाने के लिए दो कंडीशंस हमारे पास हैं। या तो हम लोग बात करते हैं ट्रांजैक्शंस विद इन द स्टेट। अगर विद इन द स्टेट की बात की जाती है तो जीएसटी में कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करते हैं, और हम बात करते हैं आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट, जब हम आउटसाइड द स्टेट के बारे में बात करते हैं तो हम जीएसटी के लिए किस टर्म का यूटिलाइजेशन करते हैं? तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इनको दो तरीके से हम बोलते हैं। जब आउटसाइड बोलते हैं तो बोलते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करना। जब विद इन द स्टेट की बात की जाती है तो बोलते हैं इंट्रा स्टेट। आप अपने जो ना स्कूल में आपने देखा भी होगा इंटर हाउस कंपटीशन और इंट्रा हाउस कंपटीशन। जब हम इंट्रा हाउस कंपटीशन बोलते हैं तो एक ही हाउस के 4 टीम्स निकाल लेते हैं, उनके बीच में कंपटीशन करा देते हैं। जब इंटर हाउस कंपटीशन बोलते हैं तो अलग अलग हाउसेज में से 4 टीम्स जो ना बनाते हैं और उनका आपस में कंपटीशन कराते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंट्रा मींस विद इन द स्टेट, इंटर मींस आउटसाइड द स्टेट। जब हम बात करते हैं विद इन द स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, then we will apply the CGST and SGST, that is Central Goods and Service Tax and State Goods and Service Tax। जब हम बात करते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन तो हम यूज करते हैं IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन दोनों में बेसिकली हम जब टैक्स इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या टर्म यूज करते हैं टैक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए? इनपुट एंड आउटपुट वर्ड यूज करते हैं। जब इनपुट वर्ड यूज किया जाता है इट मींस वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। जब आउटपुट वर्ड यूज किया जाता है, आउटपुट वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज मींस वी आर कलेक्टिंग द टैक्स। इट मींस जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं और टैक्स की पेमेंट करते हैं तो यू विल यूज द इनपुट CGST, इनपुट SGST। जब आप किसी को गुड्स बेचते हैं और टैक्स की कलेक्शन करते हैं तो you will use the word output CGST, output SGST when the transactions are to be held within the state or intra-state transaction। जब ये transactions outside the state होती हैं या interstate transactions होती हैं, then for the payment of tax you will use the input IGST, और when the you are collecting the tax then you will use the output IGST। ध्यान रखिएगा, जब CGST plus SGST की बात आती है तो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। जब हम IGST की बात करते हैं देन द टैक्स ओनली गोज टू द CG, सेंट्रल गवर्नमेंट। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो टैक्स हम पेड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स को कलेक्ट करती है। अब बात करते हैं वन बाय वन दोनों के बारे में। है क्या CGST और SGST? देखिए, CGST and SGST, the amount collected through GST will be shared by central and state government in 50-50 ratio. For example, if goods is taxed at 12%, out of the 6% will go to the central government and remaining 6% will go to the state government. The share of GST going on the central government is known as central CGST. Central GST means CGST, and the remaining share going to the state is known as state GST or SGST। एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन गुड्स आर सोल्ड विद इन द स्टेट, जब विद इन द स्टेट गुड्स बेची जाती हैं तो हम CGST भी यूज करते हैं और SGST भी यूज करते हैं। मोदी फ्रॉम गुजरात सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,50,000 टू अमित ऑफ गुजरात। These goods are subject to 18% CGST। सपोज करिए इनके ऊपर 18% CGST लगता है, तो अमित भी गुजरात से है, मोदी भी गुजरात से है, दोनों के दोनों सेम स्टेट से हैं। सो ट्रांजैक्शंस आर विद इन द स्टेट, तो विद इन द स्टेट होगी तो हम 18% कलेक्टिवली जो है ना GST की कैलकुलेशन कर लेंगे, दैट विल बी अमाउंटिंग ₹27,000। इसमें से 50% तो हम दे देंगे स्टेट गवर्नमेंट को और 50% हम दे देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो एक्चुअल सेल्स प्राइस हमारा क्या होगा गुड्स को बेचने का? 1,50,000 प्लस CGST 13,500 प्लस SGST 13,500, टोटल 1,77,000 rupees। So whenever supply is interstate within the state, both CGST and SGST will be levied। ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट होंगी तो दोनों के दोनों टैक्स क्या होंगे? इंप्लीमेंट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास IGST। IGST को बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST will take place only when the commodity is produced in one state
एंड इज ट्रेडेड टू अनदर स्टेट, एक स्टेट में यदि उसका मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो और दूसरे स्टेट में उसको ट्रेड किया जाए, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, आईजीएसटी यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर व्हेन गुड्स आर सोल्ड आउटसाइड द स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस, राहुल फ्रॉम केरला सोल्ड गुड्स टू रुपीज ऑफ रुपीज 2 लाख टू मिस्टर योगी ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश। These goods are subject to 18% IGST, and 18% IGST will be rupees 36,000, and full amount of IGST will be go to the central government because of the transactions are interstate transactions. So actual sales price हमारा क्या होगा, 2,36,000, where sales price 2 lakh plus the IGST 36,000, तो 2,36,000 में goods सेल हो जाएंगे। नोट करने की बात है, when goods are sold in the other state, IGST collected at various stages by the trader is paid to the central government first, after which central government distribute the state government shares with them according to the rate fixed by the authorities। जैसी रेट्स फिक्स की गई हैं अथॉरिटीज के द्वारा, वैसी रेट से बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आइए पढ़ते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि जीएसटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सामने। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में यदि बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के द्वारा लगाया जाता है। इंटीग्रेटेड टैक्स है, जीएसटी जो है दोनों के द्वारा इंप्लीमेंट होता है। जीएसटी इंटीग्रेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इनटू वन यूनिफाइड टैक्स रेजिमा। ये केवल एक टैक्स, एक वन यूनिफाइड टैक्स रेजिमा का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्विवेलेंट या इक्विटेबल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उस सिस्टम को ये इंटीग्रेट करता है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू स्लैब्स एंड डिफरेंट परसेंटेज ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड फॉर ईच स्लैब एंड इट कंपल्सन फॉर द ट्रेडर टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। और जो भी पार्टिकुलरली ट्रेडिंग करता है उनके लिए कंपल्सन किया गया है कि वो जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। देयर आफ्टर अगर हम बात करें द सेंट्रल एंड स्टेट विल शेयर जीएसटी टैक्स रिवेन्यूज इन द 50-50 रेशियो। ध्यान रखिएगा, इक्वल इक्वल बांटते हैं। व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इन शॉर्ट हम इसको यही कहेंगे, इट इज वन नेशन वन टैक्स। ये एक नेशन और एक टैक्स को रिप्रेजेंट करता है। आप चाहे गुड्स हरियाणा में परचेज करें, चाहे गुड्स आप जम्मू में परचेज करें, देयर विल बी द इक्वल टैक्स रेजिमा, राइट। जीएसटी जो है वो इक्वल रेट से एप्लीकेबल होगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जीएसटी आर, क्या ऑब्जेक्टिव थे, वन कंट्री वन टैक्स और टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। देन नो टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, ये डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्मिटी इन द सिस्टम ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन पेमेंट एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट का हमें बेनिफिट मिलता है। इन सब के बारे में आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप फिलहाल इनके मेन ऑब्जेक्टिव को ये समझिए कि ये यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए जो जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। टू रिमूव ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस और सिंगल ट्रांजेक्शन, मतलब जितने भी सिंगल ट्रांजेक्शन पर अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे उन सबको इसने रिमूव करके एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। उन सबको इसने कन्वर्ट करके एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। टू रिड्यूस द टैक्स इवेजन एंड करप्शन, टैक्स चोरी को और टैक्स करप्शन को रोकने के लिए इस जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया और इससे हमारी जो जीडीपी ऑफ कंट्री है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें भी इंप्रूवमेंट आया, उसमें भी इंक्रीज हुआ। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द टुडेज क्लास। लेट हैव ए रिकैप ओवर इट। हमने बात की चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में। हमने इसमें पढ़ी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें नियर अबाउट 40+ ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने देखा। ये हम लोग ट्रांजैक्शंस में पढ़ने वाले हैं। कुछ हमने बात की बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे कैपिटल, ड्रॉइंग, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स। और उसके बाद हमने एक छोटा सा नोट देखा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लॉ दोनों में सेम होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। और आज के मेन टॉपिक में हमने क्या रखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, विद इन द स्टेट कैसे लगाएंगे और आउटसाइड द स्टेट हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा और साथ ही साथ हमने पढ़ा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, राइट।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। इनके अलावा क्या क्या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपको क्लास जो है ना अंडरस्टैंडेबल वे में क्लियर भी हुआ होगा। हमने जो टॉपिक डिस्कस किए उन टॉपिक से भी क्लियरेंस हुई होगी। ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए और रेगुलर क्लासेस को जो है ना एंजॉय करते रहिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप हमारे चैनल पर अबाउट में जाकर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो है आइकन बना होगा उस पर आप क्लिक करिए और वहां से आप डायरेक्टली आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ वहां पर हमने व्हाट्सएप आइकन भी दिया है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का कोई भी पॉइंट आप पूछना चाहते हैं, तो जस्ट क्लिक ऑन द व्हाट्सएप आइकन सो दैट यू कैन ऑल्सो डायरेक्टेड टू अस और यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू द योर सब्जेक्ट। इवन दो अगर आपको बिजनेस स्टडी में भी कोई प्रॉब्लम्स है तो यू कैन ऑल्सो शेयर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।